नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं और आज एक बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कृषि के सशक्तिकरण की और उसका आधार हमारी महिलाएं। जी हाँ, कृषि सशक्तिकरण का आधार महिलाएं। आज इस पर आपको पूरी जानकारी हम देंगे और खासतौर से अगर देखा जाए लगभग एक दशक पहले की भी अगर हम बात करें तो स्थिति जो थी कुछ अलग ही नजर आती थी, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों की भी अगर बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में एक अलग ही स्तर पर बढ़ती हुई नजर आती है। फिर चाहे आज के समय में जो हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात की जाए, स्टार्टअप्स की बात की जाए, इस नए भारत की नई कृषि में जो महिलाएं हैं उनकी एक नई भागीदारी ही हम कह सकते हैं हमें आज के समय में नज़र आती है। और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो ना सिर्फ प्रशिक्षण की बात की जाए, जागरूकता अभियान की हम बात करें, संगोष्ठियों की बात की जाए, जहां हम कह सकते हैं लगातार जो महिलाएं हैं जहां उन्हें मौका मिलता है उन्होंने कोशिश की जानने की, उस ज्ञान को अर्जित किया और उसके बाद उस ज्ञान को अपना के वो लगातार ना सिर्फ कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास कर रही हैं बल्कि कैसे जो महिला सशक्तिकरण है सार्थक उसको हम कर सकते हैं, उसके लिए भी आज जो दूसरी महिलाएं किसान हैं या जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी नई मिसाल पेश कर रही हैं। इसी पर आज हम आपको जानकारी भी देंगे और चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी, आप अध्यक्ष हैं प्रसार संभाग की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रश्मि। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उषा भारद्वाज जी, आप एक शिक्षिका हैं और उसके साथ साथ महिला उद्यमी भी हैं। इनका अभी तक किस तरीके का सफर रहा उसकी भी जानकारी हम लेंगे। और हमारे साथ गंगा कर्की जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका गंगा जी, ये भी एक महिला उद्यमी है, इनसे भी हम जानेंगे कैसा रहा इनकी कामयाबी का सफर और किस तरीके से जो ये दिशा है इसमें ये लगातार आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बराबरी से काम किया है और इसे लाभ का व्यवसाय बनाने में अपना पसीना बहाया है। इस क्षेत्र में महिलाओं की मेहनत से सभी वाकिफ हैं। खेती का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसमें नारी की भागीदारी भी है। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज कृषि और उससे बने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में महिलाएं समूह बनाकर नई इबारत लिख रही हैं। महिलाएं व्यावसायिक और घरेलू खाद्यान्न का रखरखाव कई तरह से करती आई हैं, जैसे मिर्च का अचार, आम का अचार, आंवले का मुरब्बा। वहीं सब्जियों में गाजर, कटहल का संवर्धन कर अचार बनाना, टमाटर की ग्रेडिंग, केचप, सॉस बनाना, आलू के चिप्स, चावल, मूंग के पापड़ तैयार कर मूल्य संवर्धन कर आय और हुनर को निखार रही हैं। वर्तमान में देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में एक गृह विज्ञान विंग की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें महिलाओं को कृषि संबंधी विषयों जैसे सिलाई, निर्माण, मूल्यवर्धन, ग्रामीण हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित किया जाता है। हमारी सरकार देश में तकनीकी उद्यमशीलता और इनोवेशन पर फोकस कर रही है। इसी दिशा में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, पीएम मुद्रा योजना व अटल इनोवेशन मिशन सहित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ स्वरोजगार बढ़ रहा है बल्कि नई नौकरियों का भी सृजन हो रहा है। साल 2016 में स्टार्टअप की संख्या महज 445 थी, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 86,713 हो गई। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 46% से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक है। वहीं इन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए मुद्रा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। योजना के तहत जनवरी 2022 तक 38.58 करोड़ से अधिक के लोन दिए गए। इसमें 68% महिला उद्यमी शामिल हैं। आज आलम यह है कि करीब 8.4 करोड़ महिलाएं 80 लाख महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है। और ये महिलाएं अपने परिवार के साथ देश की स्थिति को बदलने का दम रखती हैं।
तो जाना आपने कैसे महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है कृषि क्षेत्र में, और विकास जो है, एक समय था जब कहा जाता था कि जो हमारा महिलाओं का क्षेत्र है या महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात करते थे, लेकिन आज के समय में कृषि का सशक्तिकरण जो है वो हम देख पा रहे हैं और उसका आधार है हमारी ये महिलाएं। डॉक्टर रश्मि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक मान लिया जाता था कि जो महिलाएं हैं कृषि क्षेत्र में उस तरीके से आगे नहीं आ सकती हैं। बैकफुट पे हमेशा हम देखते थे जो महिलाएं हैं वो रही हैं, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, पशुपालन की बात की जाए, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं जो महिलाएं हैं वो ना सिर्फ एक कहा जाता था कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही जाती थी, लेकिन आज के समय में शायद एक कदम आगे वो चल रही हैं। क्या स्थिति आप देखती हैं कृषि क्षेत्र में महिलाओं की? महिलाओं की कृषि में परंपरागत भूमिका रही है। ज़रूरी ये है कि पहले उनको नज़रअंदाज किया जाता था, कहीं उनका लेखा जोखा नहीं था, उनके काम की कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। सन 80 दशक से ये चर्चा जारी रही कि भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान है। गतिविधियों पे अगर हमने कृषि गतिविधियों के अनुसार देखा तो हमारे पास एक डाटा आता है जिसमें कहते हैं 60 से 70% गतिविधियां जो हैं वो कृषि की वो महिलाओं द्वारा की जाती हैं। और ये अनुपात और बढ़ जाता है जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं या हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे वहाँ की कृषि में परंपरागत भूमिका महिलाओं की ज़्यादा रही है। पर अभी अगर जैसे आपने जिक्र किया कि 6 से 7-8 सालों में महिलाएं काफ़ी आगे निकल के आ रही हैं, और इसका श्रेय तो कुछ हमारी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें हमने महिलाओं को स्वावलंबन की तरफ और प्रशिक्षण देके और उनकी उद्यमिता को आगे लाने का प्रयास सरकार की तरफ से गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा रहा है। तो उस तरह से देखें तो अभी महिलाएं खुद भी आगे बढ़ के काफ़ी अनुपात उनका बढ़ता जा रहा है। उद्यमी भी हैं, उद्यम अपने कृषि आधारित उद्यमों में है, प्रसंस्करण से हट के अन्य उद्यमों में है। कुछ तो पढ़ी लिखी युवतियां हैं जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी या और कॉरपोरेट क्षेत्र से आके डेयरी चला रही हैं या अपने प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रही हैं। तो इस तरह से हम देखें तो महिलाओं का काफ़ी कृषि में योगदान बढ़ रहा है, आगे आ रही हैं वो। जी, यानी प्रतिशत पे अगर गौर किया जाए तो देखिए कैसे उसमें इजाफा होता हम देख रहे हैं। और हमारे साथ आज भी यहाँ 2 महिला उद्यमी जो हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले उषा जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से आप एक शिक्षिका भी हैं और उसके साथ साथ जब हम उद्यम की बात करते हैं, किस तरीके से एक जो दिशा है उस दिशा में आप आगे बढ़ी, कहाँ से जो जानकारी है आपको मिली कि अगर आप चाहते हैं तो एक व्यवसाय के रूप में, एक उद्यमी के रूप में भी अपने आप को एक नई छवि जो है वो आप ला सकती हैं? सर देखिए, जो हमारा, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और साथ साथ मैंने उद्यमिता का भी कार्य शुरू किया। जैसे हमारी जो परंपरागत जो बनाते हैं हम लोग अचार, वो परंपरा एक धीरे धीरे खत्म होती जा रही, लुप्त होती जा रही थी। उन परंपराओं को मैंने कहा क्यों ना इसे आगे लाया जाए, फल सब्जियां को आगे प्रोसेस करके इसे बढ़ाया जाए, मार्केट में नई नई चीज़ें दी जाए। तो सर इस तरीके से मैंने अपने इस कार्य को शुरू किया। जी बिल्कुल, देखिए कैसे यहाँ पर जो उषा जी उन्होंने बताया कि जो शुरुआत उन्होंने सर पहले हमारी थिंकिंग ये थी कि जैसे ये कार्य ये कार्य जैसे कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है वो है कि पढ़े लिखे लोग भी इस कृषि के क्षेत्र में आगे आके अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र में नजर आ रहा है, क्योंकि अपार संभावनाएं जो हैं वो हमारे सामने हैं। इस कड़ी में गंगा जी आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, आप किस तरीके से जब उद्यम की हम बात करते हैं तो किस सोच के साथ आपने जो उद्यम है उसमें आपने कदम बढ़ाया? क्योंकि अक्सर यही मान लिया जाता है कि जो महिलाएं हैं शायद जो घर का काम है वही बेहतर कर सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए या और भी राज्य जिसका जिक्र यहाँ डॉक्टर रश्मि ने भी किया, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा नजर आती है। लेकिन एक उद्यम के रूप में, अपने उद्यमी के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना, किस तरह की चुनौतियाँ रहीं और कैसे आपने अपने आप को इस दिशा में आगे बढ़ाया? सर सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत मुझे सहयोग रहा जी। और उसके बाद ये काम मैं पहले भी सकती थी, लेकिन ये था कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था कि मैंने ट्रेनिंग ले रखी है। तो फिर जब मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके बाद मैंने अपने गाँव में भी जो महिलाएं हैं या जो ऐसे काम करना चाहता है तो NGO के द्वारा और खुद अपने पर्सनल तौर पर भी मैंने महिलाओं को
ट्रेन करना शुरू किया, उनको मैंने जूस, मुरब्बा और अचार वगैरह की ट्रेनिंग शुरू करी। और स्कूलों में भी जो व्यवसायिक प्रशिक्षण होता है, उसके लिए भी मैंने उनको स्कूलों में जाके भी बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और बाकी का काम भी मैंने जो शुरू किया, अभी आज मेरे पास 4 महीने रोजगार दिया हुआ है और करीब 7-8 जिलों में मेरा अचार जाता है, जाते हैं, बढ़िया हम बनाते हैं, कैंडी हम बनाते हैं, मुरब्बे हम बना रहे हैं। तो लोगों में बहुत अच्छा कुछ हमने ऐसे किया है कि होममेड तरीके से, मतलब ये नहीं कि एक जो बड़ी बड़ी कंपनी में बनता है अचार, वैसे ही हमारा जो एक खुद का जो होममेड घर घर में बनाया जाता है जिस विधि से, हमने उस विधि अपने किया है और उसके हम आगे भी कर रहे हैं। इसलिए लोगों में काफी ज्यादा डिमांड है हमारे अचार की। हमारा ऐसे अचार से होता है कि हमारा साल में, मतलब अगर हमने 1 साल का कोटा बनाया तो वो हमारा 6 महीने या 7 महीने में खत्म हो जाता है। तो ऐसे हमने काम शुरू किया है। और जो हमारे जो पहाड़ों में जैसे आंवला काफी होता है और काफी चीजें हैं जो बहुत बढ़िया हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो वो ऐसी बर्बाद हो रही थी, तो उनका भी यूज मैंने अपने व्यवसाय में किया है। उससे भी मेरे को, लोगों को भी फायदा हो रहा है और मुझे भी काफी फायदा हो रहा है। जी, यानी मान सकते हैं, देखिए जो प्रकृति का वरदान है हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें, उसको और ज़्यादा कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं, इसके लिए गंगा जी ने ना सिर्फ प्रशिक्षण लिया बल्कि आज के समय में वो बता रही हैं कि अच्छी खासी मांग जो है उनके उत्पादों की रहती है और उसके बदले अच्छा खासा लाभ जो है उनको मिल जाता है। डॉक्टर रश्मि, अगर इस कड़ी में हम देखते हैं, जब शुरुआत की बात की जाती है, एक समय था जब उतनी जानकारी जो है वो नहीं हो पाती थी, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं सरकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं या अलग अलग प्रसार के जो माध्यम हैं उनके ज़रिए ये कोशिश की गई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले का एक समय था जब हम किसान की बात करते थे तो शायद वहाँ कहीं ना कहीं एक जो पुरुष किसान है उनकी छवि सामने आती थी, लेकिन आज महिला किसान कहा जाता है, उनकी जो छवि है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो उनका काम है उसको और सराहाया जा रहा है। ऐसे में किस तरीके से जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया गया और लगातार अभी किया जा रहा है, अलग अलग तरह के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है शायद वो भी चलाए जाते हैं? सही है, सही बात है कि महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने ये सन 1998 में ये सीवा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि रत महिलाओं के लिए स्पेशली एक अलग से संस्थान खोला गया जो भुवनेश्वर में है और ये कार्यरत है। तो इसका इसमें सारी जो राज्य हैं उनमें भी उनके एक्रिप सेंटर्स के थ्रू विभिन्न कृषि तकनीकों को महिलाओं के अनुरूप बना के और उसमें जो कृषि महिलाओं को जो परेशानियां होती थी उस तरह की तकनीकें जो उनके लिए ड्रजरी रिडक्शन से को उनकी जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ऐसी तकनीकों का भी रिफाइनमेंट हुआ, फील्ड में उसको टेस्ट किया और विभिन्न राज्यों में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत ये किया गया। तो ये संस्थागत हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से। दूसरी सरकारी योजनाएं भी इस तरह की रही जहाँ पे महिला उद्यमी और महिला कृषकों को काफ़ी सहूलियतें दी गई। महिला उद्यमियों के लिए अलग से सब्सिडी है और उनको रियायती दरों पे लोन और मुद्रा लोन भी अवेलेबल किया जाता है। यानी अलग अलग माध्यम जो है देखिए वो हमारे पास हैं आज के समय में महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल। और खासतौर से उषा जी, आप इस बात में क्या बात जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पहले इतने विकल्प हमारे पास नहीं होते थे या माध्यम जो हैं वो उतने नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में फिर चाहे प्रशिक्षण की हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि कैसे जो महिलाओं को और ज़्यादा जानकारी जो है वो लगातार दी जा रही है, कार्यक्रम और ज़्यादा चलाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो अनुदान है एक आर्थिक मदद भी यानी दी जाती है जिससे जो महिलाएं हैं अपने कार्य की शुरुआत कर सकें। सर, जो आजकल हमारे गाँव में जो KVK स्टार्ट किए गए, KVK जो केंद्र होते हैं वो स्टार्ट किए गए, उस KVK केंद्र के थ्रू मतलब महिलाओं को जो बेसिक गाँव की महिलाएं होती है या और भी कोई है उनको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, कमर्शियल ट्रेनिंग दी जाती है और सब्सिडी में या और भी किसी चीज़ में अगर उनको हेल्प की नीड है तो KVK केंद्र से सभी तरह की हमें हेल्प मिलती है सर। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे जो मदद है वो लगातार दी जाती है और एक महत्वपूर्ण भूमिका में हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो यहाँ पे ज़ाहिर तौर पे नज़र आते हैं, फिर चाहे
प्रसार की गतिविधियों की बात की जाए या किस तरीके से देखिए जो लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो संचालित किए जाते हैं। गंगा जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि अलग अलग तरह के जो उत्पाद हैं वो आप तैयार करती हैं और अच्छी खासी मांग जो है उनकी बनी रहती है बाज़ार में, लेकिन इसके तहत अगर मुनाफे की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत में शायद कुछ और महिलाएं ऐसी भी होंगी जिन्होंने कहा होगा आपको कि शायद इसमें लाभ आपको नहीं मिलेगा, आज के समय में उस तरह की जो महिलाएं हैं या जो आपको रोकते थे कोई भी कि यहाँ पे आप सफल नहीं होंगे, इस दिशा में जाना सही नहीं है, उनकी किस तरह की धारणा है आपके लिए, किस तरह की सोच? सर, उनकी सोच कई लोग चाहते हैं हमारे आसपास, अगर क्योंकि गांव में ज्यादातर ये देखा जाता है कि गांव में लोग बहुत कम बिजनेस के इस व्यवसाय के तरफ जाते हैं। जी। तो मैंने भी जब काम शुरू किया था तो मैंने तो सर बहुत छोटे लेवल से 5-6 हजार रुपए की पूंजी लगा के मैंने ये काम शुरू किया था। लेकिन मेरा ये था उद्देश्य था कि मुझे उस वक्त मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि पहले कैसे मैं लोगों के दिलों पे अपने अचार मतलब उनका अपना अचार पहुंचाऊं। सस्ते से सस्ता बहुत कम मार्जिन में मैंने वो काम किया ताकि गरीब से गरीब आदमी भी और उसको लेके अपने घर में, जब वो मेरा ये मानना था कि अगर आदमी महंगा है करके उसको खरीदेगा ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि अचार की क्वालिटी क्या है। इसलिए मैंने बहुत कम मार्जिन पे काम किया। अब धीरे धीरे लोगों को पहुंचा तो लोगों ने मुझसे काफी कहा ये क्यों लगी रहती है, इसमें क्या मिलने वाला है, ये क्या कमा रही है, उसका खर्चा हो जाता है, वर्कलोड तो बेचती है तो क्या मिलता है। तो लेकिन मैंने कई बीच में मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा लो फील होने लग गया था कि मैं शायद गलत कर रही हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे क्योंकि ये काम मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, ये कुकिंग वगैरह का काम, तो इसलिए मैं दोबारा से हर बार मैं खड़ी होती हूँ और दोबारा से इस काम को फिर से मैं और नई ताकत के साथ शुरू कर देती हूँ। जी बिल्कुल, ये खूबी महिलाओं में नज़र आती है कि लगातार जब भी हम देखते हैं अगर लगता है कि शायद सफलता हासिल नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद दोबारा कोशिश की जाती है और जोश के साथ, और अधिकतर बार हम देखते हैं जो सफलता है वो ज़रूर हाथ लगती है। लेकिन ऐसे में जो अगर हम बात करते हैं बाज़ार की, गंगा जी, कहाँ से वो जानकारी आपने हासिल की कि बाज़ार में किस तरीके से उत्पाद को हमें अपने उत्पाद को बेचना है और कैसे, क्योंकि आज के समय में जो भोक्ता है वो भी काफ़ी जागरूक हैं और उनके बीच में अपने उत्पाद की एक जगह बनाना, वो कैसे आपने किया? तो वही मैं जो बता रही हूँ, ऑर्गेनिक चीजें, मतलब जो पारंपरिक तरीके से, क्योंकि अभी ऐसा क्या है, अभी ऐसा है कि मार्केट में काफी किस्म के अचार मौजूद हैं, तो वो अचार उसमें कई सारे केमिकल होते हैं, कुछ मतलब कुछ जरूरी होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देती है अचार जो भी होता है। तो मैंने ज्यादातर कोशिश ये की कि मैं अपना जो पारंपरिक तरीका है, जो मसाले और तेल, जो चीजें हैं या उसको बिल्कुल ड्राई करके जो बनाना है, तो मैं उसको अपने जो मेरा काम है उसको मैं पारंपरिक जो हमारे तरीके हैं उसको मैं उसमें लागू कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि लोगों में अच्छा मतलब उनको घर जैसा स्वाद मिल जाता है, मतलब घर में जो बुरा है, घर का जो अचार बन रहा है उनको वो मिल जाता है। तो इस वजह से मेरी मार्केट में जो है मेरी वैल्यू अभी बनी हुई। जी बिल्कुल, और लगातार देखिए उम्मीद यही करते हैं और ज़्यादा जो वैल्यू है वो ना सिर्फ और बढ़ती जाएगी, बल्कि जो स्वाद है जिसकी कोशिश आपने की कि जो एक असल स्वाद है वो ज़रूर उपभोक्ता तक पहुँचे। और यहाँ खासतौर से डॉक्टर रश्मि अगर देखा जाए, क्योंकि अलग अलग आयाम है जहाँ पर आज के समय में हम देखते हैं जो महिलाएँ हैं वो पहुँच रही हैं, और जब हम भारतीय बाज़ार की बात करते हैं, घरेलू बाज़ार की बात करते हैं, तो उपभोक्ता के नज़रिए से हम देखते हैं कि स्वाद जो है वो तो अहम हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ उनका मानना होता है कि जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाए। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती ये भी है कि जो महिलाएं शायद वो जुड़ना तो चाहती हैं, प्रशिक्षण भी लेती हैं, लेकिन एक सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को पूरी तरीके से बाजार तक पहुंचाना, उसमें कई अड़चनें हैं। उसके लिए क्या कुछ हम कह सकते हैं कि योजनाओं की मदद मिलती है या किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं? बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को देखनी पड़ती हैं आगे जब वो उद्यमी बनने की एक आकांक्षा रखती हैं जी। तो जब आगे बढ़ने के लिए चलती हैं तो उनके पास सामने कई, और सबसे ज़्यादा तो बाज़ार का है कि बाज़ार का एक तो कोई भी बाज़ार में उत्पाद उतारना है तो वो बाज़ार का एक सर्वेक्षण होना ज़रूरी है। वो सर्वेक्षण वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो सफल हुई हैं महिलाएं, उनमें ये बाज़ार को पढ़ने की
एक एक्यूमन होता है, एक ये भांपने का एक तरीका होता है, चाहे वो सर्वेक्षण उस तरीके से नहीं करती जैसे एक सांख्यिकी का कोई छात्र करता है, पर वो महिलाओं को एक इनबॉर्न उद्यमी महिला जो होती है उसको बाजार भांपने का एक तरीका होता है। यानी मार्केट इंटेलिजेंस जो हम बात करते हैं तो एक अलग तरीका है महिलाओं के पास। उषा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके सामने भी क्या इस तरह की मुश्किलें आती हैं? हाँ जी सर, मेरे सामने भी सर स्टार्टिंग में बहुत तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी। अचार तो मैंने बनाने, लेकिन इसको मार्केट में लाया कैसे जाए, पब्लिक को स्वाद कैसे उसका दिया जाए। लेकिन सर मैंने केवीके के थ्रू थोड़ा ट्रेनिंग लिया, रितु मैम से थोड़ी जानकारियाँ हासिल की, टेक्निकल नॉलेज भी मैंने ली। फिर सर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब अचार तो मैंने बना, लेकिन इसको मार्केट में दिया जाए। तो धीरे धीरे सर मैंने मार्केट का सर्वे किया, पब्लिक को क्या फ्लेवर अच्छा लग रहा है, पर क्या चीज़ें उन्हें पसंद आ रही हैं। और सर मैंने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स में गुणवत्ता का ध्यान रखा, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया पब्लिक की, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ जो फूड प्रोसेसिंग है वो हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है जी। तो इसलिए सर हम लोग अपने मतलब प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उसकी क्वालिटी पे पूरा फोकस करते हैं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, हमें अच्छा देना है मार्केट में। इसीलिए शायद लोगों को मेरा अचार पसंद आ रहा है जी, क्योंकि अक्सर हम मान लिया जाता है कि जो भी उत्पाद है उसमें कई तरह के केमिकल्स जो हैं, रसायन जो हैं वो मिला दिए जाते हैं जिससे शेल्फ लाइफ जो है उसकी बढ़ सके। लेकिन शायद एक जब हम अपनी ज़िंदगी के लिए सोचते हैं, जो ह्यूमंस की लाइफ की अगर हम बात करें, तो वहाँ वो नुकसान भी दे सकता है। ऐसे में क्या तमाम जो बातें हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपके जो उत्पाद हैं वो बाज़ार में भेजे जाते हैं? सर हम उत्पाद को बाज़ार में जब उतारते हैं, जब उसको एक तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं भी अच्छी क्वालिटी है। सर जो चीज़ें सिखाई जाती है हमें केवीके के अंदर, उसके अंदर भी आपको कितनी मात्रा में वो चीज़ें डालनी है, कितनी मात्रा में आपको वो उत्पाद के उसके अंदर उसको यूज़ करना है। तो सर अगर आप सही मात्रा में उसको यूज़ करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए कोई इशू क्रिएट नहीं करता। जी बिल्कुल, लेकिन मानक हैं मुकुल जी, ये जो आप बाजार में उतारते हैं उत्पाद, उसमें FSSAI का मार्का होना जरूरी है। जो अगर FSSAI का मार्का है तो आपका उत्पाद की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है बाजार में जाने की। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत कई बार केवीके के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें बाजार को कैसे पढ़ें, बाजार के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मतलब आपको मानक मानने होंगे, क्या आपकी पैकेजिंग के तरीके हैं, उसमें पैकेजिंग आप किस तरीके से करें, ये सब प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हमें महिला प्रशिक्षार्थियों को समझाते हैं। केवीके के तहत है, गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, कुछ NGOs हैं जो बिल्कुल इस तरह की ट्रेनिंग करके और कुछ महिलाओं को बिल्कुल इस पाथ पे ले आए हैं, जहाँ पे वो कई कंपनियों को भी टक्कर दे रही हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि एक समय में हम बात करते थे जो हमारी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उसके बाद हमने देखा कि महिला किसान उत्पादक संगठन जो हैं वो लगातार बाजार में उतर रहे हैं, और आज के समय में स्टार्टअप्स और जो महिला उद्यमी के रूप में, एंटरप्रेन्योर्स के रूप में जिस तरीके से एक हम कह सकते हैं एक नया मुकाम जो है वो हमारे देश में महिलाएं हासिल कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर रश्मि, आपको लगता है कि कृषि क्षेत्र में शायद सबसे ज़्यादा इस तरह की जो संभावनाएँ हैं, जो अवसर हैं वो शायद मौजूद हैं, जिसके लिए लगातार जो महिलाएँ हैं प्रयासरत भी, और उसी की वजह से हम देखते हैं जो कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव पिछले 7 से 8 सालों में जो हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि महिलाओं ने अब ये पहचान लिया है कि जो भी संसाधन है हमारे आसपास है उसी में उनको कैसे बढ़ना है, उनको कैसे उस साधनों को इस्तेमाल करके उसको ऐसे बाजारीकरण का रूप देके, बाजार का एक उत्पाद का रूप देके बाजार में उतारना है, जिससे उनको आय भी हो सके। तो कृषि से जो जहाँ वो पहले महिलाएं जैसे अब हमारे साथी बता रहे हैं कि उन्होंने इसको अचार और उसमें बनाया, तो जहाँ महिलाएं, खेतीहर महिलाएं जो हैं वो सब्जियां बेच रही हैं या फ्रूट्स बेच रही हैं, फल बेच रही हैं सीधे, तो उसके उतने दाम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर प्रसंस्करण करके ऐसे अचार, मुरब्बा वगैरह बना के बिक्री कर रही हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये अब खेतीहर महिलाओं को भी इस चीज़ का ज्ञान हो गया है, और कैसे उसकी मूल्य संवर्धन करके एक उत्पाद बना के वो अधिक आय ले सकती हैं। जो उनके अपने टमाटर हैं, अपने फल हैं, अपनी सब्जियां हैं, तो उनको किस तरीके से एक प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में वो बना सकती हैं। जी, यानी देखिए प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जो है वो अब बेहतर तरीके से जो महिलाएं हैं जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं वो अच्छे तरीके से समझ रही हैं। लेकिन यहाँ गंगा जी आपसे जानना चाहेंगे, आज जैसे आपने कई उत्पाद बताए जो आप तैयार करती हैं, सबसे ज़्यादा मांग किस उत्पाद की रहती है? सर अभी तो फिलहाल जैसे पहले तो अचार वगैरह था, लेकिन अभी जब ये कोरोना का समय आया तो इस टाइम पे अदरक वगैरह का सेवन करने के लिए बहुत बोला जा रहा
तो उस वक्त हमने एक नई अदरक से हमने अदरक कैंडी बनाई और वो कैंडी हमारी मार्केट में इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है, अभी भी लोग मतलब उसको इतना ज्यादा मंगाते हैं, जैसे सरस मार्केट हो गया और इलाज से हो गया, तो उन जगहों में इतना ज्यादा मंगाया जाता है वहाँ पे। और कहीं भी अदरक कैंडी है, अभी फिर हमने हनी विद हनी अदरक कैंडी बनाई, वो भी बाजार में उसकी भी काफी डिमांड है। और कुछ चीजें जो हमारे जो अचार है उसमें से स्पेशल अचार जो मैं बोलूंगी जो मार्केट में उसकी डिमांड है, एक लाल भरवा मिर्ची की, कटहल और एक लहसुन। क्योंकि लहसुन को जो है हम अगर उबाल के नहीं बनाते, हम उसको तेल में फ्राई करके बनाते हैं, तो वो कई चीजों के लिए बहुत ही लाभकारी हो जाता है। इस वजह से हमारा लहसुन का अचार भी 1-2 साल तक हमारा 5-6 महीने में निकल जाता है। वो भी हम पहाड़ी लहसुन ही यूज करते हैं जो हमारे पहाड़ों में ही पैदा होता है। जी बिल्कुल, यानी देखिए जो विशेषता है पहाड़ की, अलग अलग उत्पाद जो वहाँ से मिलते हैं उनका चयन किया जाता है। और इसको भी डॉक्टर रश्मि मार्केट स्ट्रेटेजी के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो विशेषता है, हालांकि सरकार ने हमने देखा कि किस तरीके से ODOP एक योजना जो है वो तैयार की, लेकिन महिलाएं जो हैं पहले से ही शायद इस तरीके से एक जो विशेष उत्पाद है अपने उनके क्षेत्र का उसको लेकर सजग हैं और उसके ज़रिए ही कोशिश है कि कैसे हम अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले महिलाओं को परंपरागत रूप से कि भी क्या हेल्दी है, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है, क्या हमारी शरीर की ज़रूरत है स्वस्थ रहने के लिए, उसका पता था। और बल्कि जैसे उत्तरांचल में गंगा जी बता रही हैं, वहाँ पे तो ये मतलब घर के जो खाना बनता है या जो घर में जो आम तरीके हैं वो उस तरीके से बनाया जाता रहा है। लेकिन उसको हम बाजार में उत्पाद की तरह से उतारें, ये जरा हमें अभी पीछे पैंडेमिक ने सिखाया है कि इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और इसकी मांग शहरों में काफ़ी है। यानी व्यवसायीकरण जो है वो देखिए किस तरीके से हो रहा है और इसमें लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो कारगर हैं ही, हमारे जो KVK हैं उसमें लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं वो संचालित किए जाते हैं, जिसके बलबूते हम मान सकते हैं कि ना सिर्फ जो महिलाएं हैं नई जानकारी को अपना रही हैं बल्कि आगे भी बढ़ रही हैं। फिलहाल हम भी आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं कृषि सशक्तिकरण के आधार महिलाओं के बारे में कि कैसे हमारी जो महिलाएं हैं वो लगातार और मजबूती के साथ जो कृषि क्षेत्र है इसको सशक्त कर रही हैं। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था, ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर रितु सिंह जी, आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रुजवा दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रितु हम बात कर रहे थे कि हमारी जो और भी महिला उद्यमी हैं उन्हें किस तरीके से लगातार जागरूक किया जाता है, जानकारी दी जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो दिए जाते हैं। और ऐसे में जब हम कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका की बात करते हैं और खासतौर से पिछले 7 से 8 सालों की बात की जाए या कोविड के दौरान भी देखा जाए तो जो कार्यक्रम है वो रुके नहीं बल्कि और भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। क्या स्थिति आप देखती हैं? जी जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र की अगर मैं बात करूं तो आज देश में 736 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक महिला वैज्ञानिक होती है जी। क्योंकि कृषि में जैसे बात करते हैं कि सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी होते हैं जी। तो इसीलिए तो सबसे बड़ी बात सशक्तिकरण यहीं से शुरू हो जाती है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक महिला वैज्ञानिक है जो कि महिलाओं के साथ खासकर जो भी कार्यक्रम है कृषि विज्ञान केंद्र के उनको आगे लेके जाए जी। और जैसे अभी कुछ विश्व परिस्थितियां आ गई थी, जैसे कोविड काल आ गया था, उस दौरान सब लोग नहीं आ पाते थे कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये बहुत अच्छा चलन निकला कि हम ऑनलाइन जुड़ पाए। और इस ऑनलाइन से हमें ये फायदा हुआ कि हम पहले जैसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को ही देखते थे, पर अब ऑनलाइन जुड़ने से हम देश भर पे जाने लगे हैं। दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र की अगर मैं बात करूं तो अब हमारे साथ कई राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं। पिछली बार भी जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम से महाराष्ट्र तक से हमसे लोग जुड़े। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट, पिछली बार वहाँ से एक जो प्रशिक्षणार्थी है श्रीमती रूपा, वो जुड़ी हमसे ऑनलाइन जी। तो एक काफ़ी एक अच्छा चलन ये हो गया कि अब हम इसके माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगे हैं जी। यानी एक सीमित दायरा जो है देखिए वो प्रशिक्षण का अब नहीं रहा है जी। आप कहीं भी हो, आप घर बैठे जो प्रशिक्षण है वो ले सकते हैं। और इस बारे में गंगा जी आपका अनुभव मैं जानना चाहूँगा। कोविड के दौरान आपने सारी जानकारी हासिल की थी, ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है वो आपको मिला था, क्या आपने सोचा था कि इतनी जानकारी आपको मिल पाएगी और उसके बाद एक नया व्यवसाय जो है वो आप शुरू कर पाएंगी? सर व्यवसाय तो मैं पहले से ही बहुत कम लेवल पे कर रही थी जी। फिर
उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे बड़े लेवल तक पहुंचना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग की जरूरत महसूस हुई। मुझे लगा कि मुझे एक अच्छी लेवल की ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो मैंने इंटरनेट में कई जगह खोजा मैंने कि मुझे कहाँ से ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ऐसे करते करते मेरा संपर्क हुआ डॉक्टर रितु मैम से, और रितु मैम ने मेरे लिए मतलब मैं उनका आभार व्यक्त कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि वो गुरु बन के मेरे जीवन में आई और उन्होंने मेरे जीवन को इस लेवल पे पहुंचा दिया, बहुत नीचे से ऊपर तक। तो उनकी कोशिशों से उन्होंने मतलब मुझे इतने अच्छे ढंग से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, और वहाँ मैंने मुरब्बा, कैंडी और सॉस बनाना सीखा, जूस कई प्रकार के सीखे, मुरब्बे कई प्रकार के सीखे, कैंडी के बारे में मैंने जाना, और मशरूम वगैरह का कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, सब्जियों को कैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए, वो सारी जानकारी मुझे डॉक्टर रितु मैम से मिली, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ रितु मैम का। जी बिल्कुल, और खास ये तो देखिए गंगा जी का यहाँ अनुभव है, और खासतौर से डॉक्टर रश्मि अगर देखा जाए, क्योंकि अब जो महिलाएं, जैसा आपने कहा कि अलग अलग कार्यक्रम तो चलते ही हैं, लेकिन हमने देखा कि जो डिजिटल मोड है उसका कैसे लाभ उठाया है यहाँ पे गंगा जी ने, जो सारी जानकारी है वो भी हासिल की। और अब आने वाले समय में खासतौर से और भी जो हमारी महिला किसान हैं जो स्टार्टअप से जुड़ रही हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर हैं इस तरीके से ऑनलाइन माध्यम जो है आज हमारे सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक गंगा जी का जो उदाहरण है, ये ऑनलाइन प्रशिक्षण का एक मतलब हम समझे कि सफल रहा है। प्रशिक्षण ही नहीं, ये ऑनलाइन मार्केटिंग का बड़ा स्कोप है आज। मतलब आज के ज़माने में ऑनलाइन मार्केटिंग, बाजारीकरण जो है, आप उसको अगर देखें तो बहुत संभावनाएं दिखती हैं इसमें। और जो लोग छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं वो बड़े बड़े मार्केट को रीच कर सकते हैं, कस्टमर्स तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और इसके लिए जैसे हमारे जो ये बाजार की जो अभी प्रणालियां निकली हैं, जैसे जो भी हमारे माध्यम हैं, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही, लेकिन जो ई बाजार में हमारे जो भी एप्स हैं उसके तहत लोगों ने अपने उत्पाद बाकी जो सीधे कस्टमर्स को, सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाए हैं, और उपभोक्ता को भी आसानी हो जाती है कि वो अपने घर बैठे उनका एक विवरण देख लेते हैं और उसको उसमें से चुनाव कर लेते हैं और सीधे मंगा लेते हैं। तो ऑनलाइन में सिर्फ प्रशिक्षण तक ही नहीं सीमित रह गया, या हमारे को ज्ञानार्जन का ही एक माध्यम नहीं है, जो बाजार भी हमारे सामने। जी, यहाँ उषा जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें कि जो ऑनलाइन बाजार हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जब हम सीधे तौर पे जो उपभोक्ता हैं वो आपके पास पहुँचते हैं, जो आपका क्रय केंद्र है वहाँ से वो जो उत्पाद है लेते हैं, तब आपको सही लगता है, या जब हम ऑनलाइन बाजार की बात कर रहे हैं उस पर ज़्यादा आपको सही बेहतर लगता है? देखिए सर, आज का ई कॉमर्स का टाइम है, आजकल सब लोग ई कॉमर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो सर ऑनलाइन का बेटर ऑप्शन है। ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं अपना बिजनेस सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड में करती हूँ। ऑनलाइन में ये है सर कि आप डायरेक्ट कस्टमर से आपकी डील हो जाती है, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। तो सर आजकल तो मार्केट में इतनी सारी मतलब बहुत सारी चीजें आई हुई हैं जिससे आप डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। चलिए बिल्कुल, देखिए विकल्प हमारे पास आज के समय में कई हैं, लेकिन इनको सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। और खासतौर से डॉक्टर रितु, आप तो हम कह सकते हैं कि भागीरथ सिद्ध हुई हैं गंगा जी के लिए, एक सही दिशा जो है आपने उनको दी है। लेकिन ना सिर्फ गंगा जी या उषा जी की हम बात करें, और भी कई ऐसे महिला उद्यमी हैं जो अपने आप को पूरी तरीके से आज के समय में बाजार के अनुरूप ढाल रही हैं। ऐसे में किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने भी रहती हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं ना तो समय की भी कभी कभी उनके सामने मुश्किल रहती है कि कैसे समय जो है वो प्रशिक्षण के लिए दे पाएंगी, या उसके बाद जो बाजार के लिए हम बात कर रहे हैं या मार्केटिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समय तो आड़े आता ही है, साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहती हैं महिलाओं के सामने। कैसे वो इससे आगे निकल पाती? जी हाँ, जैसे पहले हमारी महिलाएं पहले निकलने के लिए काफ़ी सोचती थी कि प्रशिक्षण हम लें कि नहीं लें, क्योंकि हमारे पास घर के काम है। अब धीरे धीरे जब वो जिम्मेदारी उन्होंने परिवार ने जब उनका साथ देना शुरू किया तो वो हिम्मत करके बाहर निकलने आई। और फिर जब प्रशिक्षण में पहुंचती, फिर सबसे बड़ा सवाल मेरे साथ प्रशिक्षण के पहले दिन यही होता है कि हम बाजार कैसे करेंगे। जी, तो हम वही प्रशिक्षण के दौरान ही उनको जानकारियाँ देते हैं कि बाजार करने के लिए आपने कैसे कैसे जाना है। उसी प्रशिक्षण के दौरान हम और जो हमारे उद्यमी काम कर रहे हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे उनका आपस में वो कराते हैं, ताकि वो भी अपने
जो कहेंगे कि उनकी अनुभव है वो अपने साझा करें उनके साथ, ताकि उनको पता लगे हाँ क्या क्या मुश्किलें आई। कोई भी प्रशिक्षण सफल तभी होता है जब तक हमारे पास जो पिछले जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो अपने अनुभव साझा ना करें, ताकि उनको सीख के ही फिर आदमी आगे बढ़ पाता है। तो ये ऐसी चुनौतियां आती हैं। और फिर बाजार की, तो बाजार का जैसे अब हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, तो ऑनलाइन बाजार भी हो गया। कई सोशल मीडिया भी हैं जिनका भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी उषा जी भी कई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बाजार का काम कर रही हैं। तो यही देख देख के अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाएं जी। तो इसमें हम आगे आ रही हैं, मतलब चुनौतियों का सामना करते हुए आगे आ रही हैं, मैं तो ये कहूँगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय को भी अगर देखा जाए तो, और अभी भी अगर वर्तमान की भी हम बात करते हैं डॉक्टर रश्मि, ना जाने कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जब हम उच्च पद की बात करते हैं तो महिलाएं जो हैं वो हमें वहाँ नज़र आ जाती हैं। तो एक शुरुआत से ही शायद अगर इस तरह की सोच अगर लगातार दी जाए महिलाओं के बीच में कि आप जो बाजार के रूप, अगर व्यवसायीकरण की बात कर रहे हैं, उद्यमी के रूप में अपने आप को विकसित करना है, तो वो महिलाएं कर सकती हैं। शायद ऐसा कुछ भी नहीं जो महिलाएं ना कर पाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ एक अंदर हम जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाते हैं तो उसमें हम ये भी सोचते हैं कि जो करने वाला है वो सक्षम कैसे बने। तो उसके लिए एक अंदर से जो जागरूकता है, सिर्फ ज्ञानार्जन और तकनीकी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ एक अंदर से साइकोलॉजिकल आपका एक रेडीनेस होना चाहिए, जो उसके लिए आपकी एक मोटिवेशन जो है वो होनी चाहिए। आप उसको जागृत करने का भी प्रशिक्षण में हम कोई ना कोई उपाय रखते हैं, कुछ ना कुछ हम सेशन रखते हैं इस तरह का। और उसको लेके अगर हम तकनीकी ज्ञान देते हैं, फिर उनको बुक कीपिंग का अकाउंट्स कैसे रखें, फाइनेंसेस कैसे बनाएं, कैसे आप बाजार में उतारेंगे अपना उत्पाद, कितना मार्जिन रखेंगे, क्या है ब्रेक इवन पॉइंट, इस तरह के भी जो हम मतलब जानकारियां उनको देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, तो महिला उद्यमी अपना कार्य कर पाती हैं आगे। जी बिल्कुल। और इस बारे में उषा जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर रश्मि ने अभी कहा कि सफल तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको सक्षम बनाना ये एक चुनौती रहती है। और जब भी हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, बतौर महिलाओं की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदारी है परिवार की वो रहती है। और ऐसे में किस तरीके का सपोर्ट जो है या एक मदद जो है वो आपको अपने परिवार से मिली? सर देखिए, जैसे मैम ने बताया, अभी आपसे डिस्कस किया कि एक सफल महिला तो है, लेकिन सक्षम महिला बनना बड़ा डिफिकल्ट है जी। सफल तो हो जाओ लेकिन सक्षम बनना बहुत मुश्किल है। तो सर ऐसे कि परिवार का सपोर्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आपका सपोर्ट है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। सर मैं एक वर्किंग हूँ, टीचिंग हूँ, और मेरी सर फैमिली भी है, मेरी मतलब हर तरह से मुझे अपना फैमिली में कोऑपरेट करना पड़ता है। और सर मैं अपने बिजनेस को भी आगे ग्रो कर रही हूँ, लेकिन सर मेरे हस्बैंड इस काम में मेरा सबसे ज़्यादा साथ देते हैं जी। वो सर मतलब एक वो भी वर्किंग है, वर्किंग होने के बाद भी वो इस काम में वो कहते हैं आपको आगे बढ़ाना, यही मेरा मोटिवेशन है जी। बिल्कुल, देखिए और इस तरह की ही आवश्यकता भी है। मैंने अपना काम एक 500 रुपए से स्टार्ट किया था। लोगों की थिंकिंग ये है कि छोटा सा काम है, हम नहीं करेंगे, ये चीजें हम नहीं करें। तो आज हमें अपने थॉट्स को चेंज करने, आज हमें आगे बढ़ना है। काम कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता, काम आपको डिटर्मिनेशन से करना है, वो काम जरूर सफल होता है जी। बिल्कुल, मैं आज की महिलाओं से यही कहना चाहूंगी, आप आगे आइए, हर क्षेत्र में आपकी डिटर्मिनेशन बोल्ड है तो आप अच्छा करोगे जी। और आजकल तो सरकार ने, भारत सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई हुई है महिलाओं के लिए, इतने केवी के केंद्र खोले हुए हैं, वहाँ पर आपको हर तरह की सपोर्ट मिलती है। मेरे को सर बेसिक था पता कि अचार कैसे बनाते, लेकिन मुझे टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने कृष्णा मैम का इंटरव्यू देखा जी, मुझे उनसे मोटिवेशन मिली। जब ये एक अनपढ़ होके इतना कर सकती हैं, तो क्या हम पढ़े लिखे होके नहीं कर सकते? तो सर मैंने फिर केवीके में सर्च किया कि मतलब मेरे नियर बाई कौन सा केवी के केंद्र है। फिर वहाँ पे उज्ज्वला का मुझे नियर बाई लगा, वहाँ जाके मैंने रितु मैम से कांटेक्ट किए, वहाँ पे ट्रेनिंग ली। तो देखिए यानी कड़ी दर कड़ी जो है वो जुड़ती जाती है, और महिलाएं कैसे कोई ना कोई सर आपको जरिया होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए जी। और एक सफल उद्यमी के रूप में देखिए आज ये पूरी तरीके से आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस स्तर तक है कि मैं कह सकती हूँ मैं एक महिला हूँ और मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना कर सकती हूँ। बिल्कुल, यानी देखिए जो बात करते थे कि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो सकें, सिर्फ बात नहीं थी, आज के समय में उसको सार्थक कर रही हैं। हमारे साथ ऐसी कई महिलाएं हैं यहाँ पे मौजूद। और गंगा जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आपने इस तरीके के जो एक बिजनेस मॉडल जो है बड़े स्तर पर इसको ले जाने का सोचा, तो ऐसे में परिवार की किस तरह की सोच रही है और किस तरह का उनके जरिए जो आपको सहारा है वो मिला? सर परिवार का सहारा तो मुझे काफी मिला है, हर जगह पे, चाहे वो शुरू में क्योंकि मैंने वर्कअप नहीं थे मेरे पास,
तो हम जितना भी बनाते थे वो खुद ही हम लोग परिवार के लोग मिलके बनाते थे उसको सारी चीजें, और मार्केट में अगर देना है, क्योंकि मैं अगर कहूँगी कि मेरा जो बिजनेस है वो कस्टमर टू कस्टमर आगे बढ़ा है, क्योंकि हमने घर घर पहुँचाया, हमने होम डिलीवरी करनी शुरू करी, लोगों के घर तक हम पहुँचे, घर घर जाके फिर उन्होंने आगे कहा कि भाई गोरासी पिकल्स का अचार बहुत बढ़िया है, आप इसको लो। तो ऐसे करके कस्टमर टू कस्टमर हम लोग बढ़े हैं, और उस वही चीज है जो हम कितनी ग्रोथ कर पाए हैं। बिल्कुल। तो देखिए कैसे जो विश्वास है वो लगातार बढ़ता है। एक जो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम अलग अलग जो उत्पाद हैं उनकी जब तैयारी शुरू करते हैं और उसके बाद जब बाज़ार तक पहुंचाते हैं, जो उपभोक्ता का विश्वास है वो जीतना बेहद मुश्किल, लेकिन इस मुश्किल काम को भी जो हमारी लगातार महिला उद्यमी हैं वो आसान बना रही हैं, उसको सरल बना रही हैं, और उसके लिए बाकायदा इनको जो ट्रेनिंग है वो भी अलग अलग स्तरों पर दी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में और कितना लाभ जो है, एक नई तस्वीर जो है वो हमें नज़र आएगी, इस बारे में भी इनसे हम जानकारी लेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। विचार विमर्श में लगातार हम बात कर रहे हैं कृषि सशक्तिकरण में महिलाओं के बारे में। जी हाँ, किस तरीके से इसका जो आधार है वो महिलाएं हैं। हम लगातार बात करते हैं जो कृषि क्षेत्र है हमारा आज के समय में वो कितना मजबूत हो चुका है, लेकिन इसका एक मजबूत स्तंभ जो है और उसका आधार जो है वो महिलाएं हैं, जो पहले लगातार घर में काम करती थी, पशुपालन के काम भी करती थी, कृषि क्षेत्र में खेतों में भी काम करती थी। लेकिन आज के समय में वही महिलाएं जो हैं समय के अनुसार बदलते हुए बाजार तक पहुँचा रही हैं अपने उत्पाद को, और अपने आप को खुद एक उद्यमी के रूप में विकसित भी कर रही हैं। डॉक्टर ऋतु, इस बारे में और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जब हम बात करते हैं कि जो महिला उद्यमी हैं वो अब काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, ट्रेनिंग की बात कर ली जाती है, लेकिन एक जो समय रहता है, क्योंकि जब हमने प्रशिक्षण दिया उसके बाद उस ज्ञान को अर्जित कर बाजार तक पहुंचना कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, और उसके बाद अपने आप को सक्षम और सफल दोनों श्रेणी में रखना, किस तरीके से वहाँ भी जो हमारे केवीकेज हैं या जो संस्थान हैं वो मदद करते हैं? जी, हम लोग का जैसे काम खाली प्रशिक्षण देने तक नहीं होता, हमारा काम प्रशिक्षण देने के बाद जो कहेंगे ना असल काम वो शुरू होता है, क्योंकि उनको सामने बाजार में आना है तो वो घबराते हैं थोड़ा कि हम जैसे बनाएंगे तो कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे उसको बेचेंगे और क्या 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 बेचेंगे, कि मेरा उत्पाद अच्छा क्यों है, क्योंकि बाजार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है। तो ये सब उनको कड़ी से जोड़ना कि कैसे आप, जैसे प्रदर्शनी हम लोग लगवाते हैं, हमारे कृषि मेले होते हैं या किसी संस्थान के मेले होते हैं, पूसा संस्थान के मेले होते हैं, वहाँ पे हम उनको भेजने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके एक अपना स्टॉल लगाएं, भले बिके ना, एक उनको एक आत्मविश्वास आएगा कि नहीं वो उत्पाद अपना बाजार में रख सकते हैं और उत्पादों से भी तुलना कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ाते हैं। फिर आती है बात पूंजी की, कि पूंजी भी चाहिए भाई, कुछ भी आपने काम करना है, सीख तो लिया पर उसको कैसे चलाना है, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने बैंक से कैसे जोड़ना है वो भी हम प्रशिक्षण के दौरान उनको बैंक से, जो भी आपकी कई योजनाएं हैं बैंक की भी, और तो उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप ऋण लेकर भी काम कर सकते हैं जी। तो इन चीज़ों से हम लोग का ये जुड़ाव इनसे बना रहता है लगातार निरंतर, और इसीलिए फिर तभी सफल हो पाएंगे जब तक हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। कि प्रशिक्षण के बाद ही अगर हमने उनका हाथ छोड़ दिया तो वो वहीं मतलब नहीं चल पाएंगे आगे। तो ये इसलिए हमें उनके साथ में चलना ही पड़ता है, क्योंकि हमें उनको बिल्कुल खड़ा करना है। जब खड़ा कर दिया तब वो सक्षम है, तब वो अपने आप चल सकते हैं जी। और इसके साथ साथ डॉक्टर रश्मि, अगर देखा जाए ना सिर्फ बाजार तक पहुंचाना, बल्कि बाजार में कैसे जो प्रतिस्पर्धा जब होती है अलग अलग जो और भी प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ या अलग अलग उत्पादों के साथ, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि जो महिला उद्यमी हैं उनको तैयार किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम प्रतिस्पर्धा की भी बात करते हैं कि आपको अपना उत्पाद जो बनाना है वो एक यूनिक आपका उत्पाद होना चाहिए, जो बाजार में जो उत्पाद हैं उनसे कैसे अलग है, और उसके लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला जो कंसेप्ट है वो भी हम बताते हैं। पर जो अभी क्या कहते हैं डॉक्टर ऋतु बता रही हैं कि सिर्फ प्रशिक्षण में जानकारी देना या उनको तकनीक सिखाने तक ही कार्य नहीं रह जाता, उसके बाद का अहम मुद्दा ये होता है कि बाजार में जब उनको नई नई परेशानियां आती हैं तो उसको कैसे निपटा जाए। तो जो ये प्रशिक्षण लिए हुए महिलाएं हैं, इनको हम इंक्यूबेशन के तहत जिसमें हम हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग की बात करते हैं, इनको लंबा चल के मतलब एक तरह से हाथ पकड़ के चलाने की बात है। जबकि वैसे उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम हो जाती हैं थोड़ा चलने की, बस थोड़ा शुरू में उनको लगना चाहिए कि कोई हाथ पकड़ने वाला है। तो बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी बहुत संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको पूंजी
छोटी पूंजी या 5 लाख तक का ग्रांट या 25 लाख तक का ग्रांट, जैसे प्रधानमंत्री RKVI रफ्तार योजना है या इस तरह की और योजनाएं हैं, उसके तहत ग्रांट दी जाती है। निधि प्रयास करके एक ग्रांट है जिसमें आपका आइडिया को एक उत्पाद बनाने में, प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए 10 लाख तक का जो है वो ग्रांट में दी जाती है। तो वो इंक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत आपको और बाजार में प्रतिस्पर्धा से कैसे निपटें, अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और मजबूती के साथ, यानी बाजार में देखिए कैसे उतरें, ये सारी जानकारी जो है वो लगातार दी जाती है। और उसी की वजह से हम मान भी सकते हैं कि जो लगातार कृषि में बड़े बड़े बदलाव हम देखते हैं। लेकिन उषा जी, अगर क्योंकि हम बात करें कि जिस तरीके से महिलाओं ने जो अपनी उपलब्धियां अर्जित की हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनौतियां हैं वो भी जाहिर तौर पर सामने रहती हैं। एक बेहतर उद्यमी के लिए, महिला उद्यमियों की खासतौर से अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है अभी के समय में किस तरह की चुनौतियां हैं जिनके समाधान जो हैं वो हमें मिलने चाहिए, जिससे और भी ज़्यादा जो कृषि क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ सके और महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो सकें? सर, सबसे बड़ी मार्केट की चुनौती आपके सामने आती है कि मार्केट, प्रोडक्ट्स तो आपने बना लिए लेकिन मार्केट में सेल कैसे किया जाए, कस्टमर कैसे आपको मतलब इंक्रीज किए जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझना है, मार्केट अभी कोई डिमांड क्या है मार्केट में वो जानना है आपको, और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना है जी। और सर, जब प्रोडक्ट्स मार्केट में आएगा तो आपको अपनी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ना स्वाद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करना, बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें आपको यूज़ करनी है जी। बिल्कुल, तो देखिए हर एक तरीके से जो गुणवत्ता है उसका ख्याल भी आपको रखना है, उसके साथ साथ जो मानक जुड़े हुए हैं उन मानकों पे भी, खाने पीने की चीज़ें हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग तरह के जो उत्पाद हैं लगातार उन पर कोशिश यही की जाती है कि अच्छा गुणवत्ता युक्त उत्पाद जो है वो उपभोक्ता के पास तक पहुंचे। गंगा जी, आप भी इस बात से सहमत होंगी कि जो गुणवत्ता है उसका ख्याल भी रखा जाता है मानकों के साथ साथ, लेकिन किस तरह की और चुनौतियां आप देखती हैं जिनके समाधान होना ज़रूरी है? अगर वो चुनौतियां किसी हद तक कम हो जाएं गंगा जी, तो जाहिर तौर पर और भी जो महिलाएं हैं वो और ज़्यादा जुड़ सकेंगी, और भी ज़्यादा संख्या में शायद जो महिला उद्यमी हैं वो अपने आप को विकसित कर सकेंगी। महिलाओं को मतलब ऐसे बिजनेस में, जैसे अभी मैं बिजनेसमैन हूँ, तो उनको यहाँ पे बिजनेस अगर वो कर रही है, कुछ बड़ा काम भी कर रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा जो होता है, मतलब उनको यहाँ लोगों को गाँव में, उत्तराखंड में, जहाँ तक जिस इलाके में मैं रह रही हूँ वहाँ पे लोगों को लगता है कि क्या काम है, बस ऐसी है, अचार बना रही है, बेच रही है, बस ये उनका रहता है कि उनको ये नहीं लगता कि अचार बना के बेचना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, उसमें कई काम होते हैं, उसमें हमको पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसको हमने उसकी क्वांटिटी देखनी पड़ती है, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है, पैकेजिंग देखनी पड़ती है, सब कुछ। और दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट में जो है हमारा, क्योंकि काफी चीजें तो मैं यहीं से, हमारा जो ये पहाड़ है यहाँ पे काफी कठिनाई होती है इन सब चीजों में लाना सामान, उसमें हमारा मतलब एक जो हमारा, अगर हमको 10 रुपए किलो अगर कुछ चीज मिल रही है तो उसको हमको दुगने दाम में खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसको गाड़ी की सुविधा नहीं है। ज्यादातर इलाकों में लोग पीठ में या सर पे रख के लेके आते हैं, तो वो सब चीजें हमको मेरे को यहाँ पे थोड़ा फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये देखिए आवागमन जो है उसकी एक बड़ी चुनौती है परिवहन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आसान नहीं है इतनी ऊंचाई पे कुछ भी आप उत्पाद लेकर जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी लगातार डॉक्टर रश्मि अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि महिलाओं के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इतने बड़े काम जब महिलाएं कर लेती हैं तो ये भी ज़रूरी कि उनको और ज़्यादा हम जो एक मदद है वो रख सकते हैं, और साथ ही साथ एक जुड़ाव जो है वो होना चाहिए, एक सामाजिक भागीदारी जो है उसको और हमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को जब उन्नति होने लगती है, धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस देख के परिवार वाले और बाकी गांव वाले या आसपास के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगते हैं, और हमारे यहाँ ये सोचा जाता है ना कि ये सफल हुई तो हम भी ऐसा कार्य करें तो हम भी सफल हों। तो हमारा ये अनुभव रहा है, जो हमने देखा है कि इस तरह से गांव में एक तरह से क्लस्टर बन जाता है, या और समाज के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगते हैं, उनके साथ देखा जाना अपना प्रेस्टिजियस मानते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो धीरे धीरे जब कोई एक जना गांव से उठता है तो आसपास और जगह भी
बदलाव देखा जाता है, अपेक्षित होता है। बिल्कुल, यानी एक विश्वास हमें दिलाना ज़रूरी है उन महिलाओं में कि हम कुछ अलग कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए किस तरीके से कतारें जो हैं वो आपके पीछे ज़रूर लग जाएंगी। और खासतौर से डॉक्टर रितु, हमारे जो अलग अलग संस्थान हैं, केवीके हैं, उस काम को बखूबी कर रहे हैं। आने वाले समय में भी अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं जिनका लाभ जो महिलाएं ले सकती हैं, और क्या जो नए भारत की नई कृषि है इसमें एक नई भूमिका में नजर आएंगी हमारी महिलाएं? बिल्कुल आएंगी, और ये बढ़ती जा रही है तादाद जी, ये नहीं, और ये रुकेंगी नहीं। और जब तक हमारे जैसे संस्थान और हमारी महिलाएं इच्छा रखेंगी तब तक ये बढ़ता ही जाएगा, और हम लोग इसमें साथ निभाते ही जाएंगे इनका। जी बिल्कुल, देखिए जो सिलसिला है ये लगातार यूं ही चलता रहेगा, ये जो कारवां है और बढ़ता जाएगा। और जैसा रितु जी ने भी कहा कि जो महिलाएं हैं ये थमेंगी नहीं बल्कि और आगे बढ़ती जाएंगी, और आवश्यकता यही कि जो हमारा ये समाज है वो भी आगे बढ़े। एक संकीर्ण सोच जो अभी तक रखता था महिलाओं के प्रति, उस सोच को हमें बदलना होगा, उन धारणाओं को हमें बदलना होगा, क्योंकि आज के समय में जो सशक्तिकरण है वो महिलाओं का नहीं बल्कि जो और क्षेत्र हैं उनका हो रहा है, और कृषि भी उन्हीं में से एक। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कृषि सशक्तिकरण का आधार है महिलाएं। तो इन महिलाओं का जो योगदान है वो आने वाले समय में और बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, और उसके बलबूते हम मान सकते हैं कि नए भारत की नई कृषि में एक नई भूमिका में हमारे देश की महिलाएं नजर आएंगी। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, लेकिन हमारे साथ इतनी खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रितु, डॉक्टर रश्मि, उषा जी और गंगा जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आज जाना अपने कार्यक्रम में कैसे जो हमारी महिलाओं की एक योगदान है कृषि क्षेत्र में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और किस तरीके से सशक्त हो रहा है हमारे देश की कृषि की अगर बात की जाए। फिलहाल आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, फिर किसी विषय पर करेंगे विचार विमर्श, हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।